आयट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज चर्चा करूंगा डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास पर। पूर्व में हमने हिंसा के मोर्चे पर चर्चा की थी और जाति प्रथा कैसे हिंसा का कारण बनती है, इस पे भी चर्चा हुई थी। आज की चर्चा का विषय है लिंग, भेदभाव और भ्रष्टाचार। क्रमशः हम इन तीनों विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिर लिंग, भेदभाव और भ्रष्टाचार कैसे हिंसा को बढ़ावा देते हैं या क्या कारण है कि इनके द्वारा हिंसा पैदा होती है। सर्वप्रथम हम लिंग पर चर्चा करेंगे। वास्तव में मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालिका तथा बालक कहा जाता है। बालक तथा बालिकाओं की शारीरिक संरचना में ही विभेद नहीं होता है, अपितु दोनों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा क्रियाकलापों में भी भिन्नता पाई जाती है। लिंग को व्याकरणों द्वारा यह कहकर परिभाषित किया गया है कि जिससे किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का सामान्य रूप से अर्थ किसी मनुष्य के लिंग निर्धारण सूचक शब्द से है। जैसे रमा स्त्री है और राम पुरुष है। यहाँ रमा स्त्रीलिंग और राम पुल्लिंग का द्योतक है। स्त्री और पुरुष दोनों ही लिंगों का सृष्टि और समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री तथा पुरुष दोनों के मिले जुले गुणों वाले को ट्रांसजेंडर कहते हैं, जिन्हें थर्ड जेंडर या तृतीय लिंग के रूप में कानूनी मान्यता शीघ्र ही प्रदान की गई है। लिंग का व्याकरणिक अर्थ भी होता है। व्याकरण में 3 लिंग प्रचलित हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग से स्त्री सूचक का बोध होता है, पुल्लिंग से पुरुष सूचक का बोध होता है और नपुंसक लिंग से तात्पर्य नॉन लिविंग वस्तुओं जैसे कलम इत्यादि का बोध होता है। लिंग का जीव विज्ञान में अग्रांकित अर्थ होता है। जीव विज्ञान में पुरुष और महिला दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। पुरुष का अंतिम जोड़ा और महिला का अंतिम किसी पुरुष या स्त्री के लिंग निर्धारण का कारण होता है। पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं में XX होता है। यदि पुरुष का X महिला के X के साथ संयोजन करता है तो बालिका अर्थात स्त्री लिंग का जन्म होता है और पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो बालक यानी पुरुष लिंग का जन्म होता है। इस प्रकार जैविक रूप से लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि लिंग निर्धारण में जैविक प्रक्रिया का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और इसी प्रक्रिया में स्त्री तथा पुरुष के मध्य जब संयोजन होता है तो बालक और बालिकाओं का जन्म होता है। वेस्ट तथा जिमरमैन के अनुसार लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है एवं समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्कसंगत साधन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए
सामाजिक संरचित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं लक्षणों की एक प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है, जबकि इससे संबंधित जैविक प्रकार आनुभाविक रूप से अनुक्रमित हैं। शब्दकोश के अनुसार लिंग व सेक्स का अर्थ निम्नानुसार है। लिंग, जेंडर, व्याकरण के शब्दों का स्त्री व पुरुष विभाजन। आगे हम चर्चा करेंगे भेदभाव या विभेद के बारे में कि भेदभाव क्या है और इसके कारण समाज में कैसे हिंसा भड़कती है या ये कैसे हिंसा का कारण बनता है। भेदभाव एक स्त्रीवाचक संज्ञा है जिसका अर्थ है भेद या विभेद। इस शब्द का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति या लोगों के मध्य पक्षपात करना। भेदभाव तब होता है जब कोई नस्लीय, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य सामाजिक पहलू के प्रति पक्षपात व्यवहार अपनाता है। भेदभाव के प्रकार। हम भेदभाव के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत भेदभाव। व्यक्तिगत भेदभाव वह भेदभाव है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। यही वह समय है जब कोई व्यक्ति एक अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग और नकारात्मक रूप से व्यवहार करता है। संरचनात्मक भेदभाव। यह संस्थागत नीतियों से उत्पन्न भेदभाव को संदर्भित करता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ व्यक्तियों का पक्ष लेते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। तीसरा है सकारात्मक भेदभाव। सकारात्मक भेदभाव वह है जिसमें एक वंचित समूह समता प्राप्त करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, विपक्ष की शारीरिक परीक्षा में एक अलग नोट के साथ। इस प्रकार का भेदभाव महत्वपूर्ण है, यानी एक विशिष्ट समूह की ओर एक ऐतिहासिक शिकायत को सही करने के उद्देश्य का पीछा करता है। हालांकि यह विवाद और सामाजिक बहस का भी स्रोत है। नस्लवाद। नस्लवाद भेदभाव के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है। इसे जाति या जातीयता के आधार पर भेदभाव के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक भेदभाव। जब व्यक्तियों के समूह को अनुचित और प्रतिकूल उपचार मिलता है। समाज के धार्मिक विचारों का अभ्यास या साझा करने के लिए जिसमें वह रहता है, वहाँ धार्मिक भेदभाव होता है। अक्षमता के कारण भेदभाव। शारीरिक या मानसिक विकलांगताओं के कारण लोगों का भी गलत तरीके से इलाज किया जा सकता है या कुछ बीमारी पीड़ित के लिए परिणाम अन्य नुकसान के साथ व्यक्तिगत उपचार और नौकरियों तक पहुंच दोनों हो सकते हैं। इस के बाद आता है शारीरिक उपस्थिति के कारण भेदभाव। यह प्रकट होता है जब भेदभाव प्राप्त करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत सुंदर नहीं होता या तो आकर्षक भौतिक विशेषताओं या मोटापा से पीड़ित होने से। इसे पहलू शब्द से जाना जाता है। ट्रांसजेंडर भेदभाव। यह उन व्यक्तियों द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो लिंग भूमिका निभाते हैं जो उनके जैविक यौन संबंध से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रांससेक्सुअल भेदभाव के इस रूप को ट्रांसफोबिया भी कहा जाता है।
राजनीतिक विचारधारा द्वारा भेदभाव ऐसा होता है जब व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को प्रतिकूल उपचार मिलता है। समाज के साथ राजनीतिक विचारों को साझा न करने के लिए जिसमें वह रहता है, वह हजारों कम्युनिस्टों और स्पेनिश अराजकतावादियों के साथ फ्रैंको शासन के दौरान हुआ सामाजिक हाशिए से दमन के लिए उत्पन्न हो सकता है। अगली टॉपिक है भ्रष्टाचार या करप्शन। भ्रष्टाचार या करप्शन हिंसा का कारण कैसे बनता है? शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टि से भ्रष्टाचार आचार और भ्रष्टाचार को आचार और भ्रष्टाचार कहते हैं। इस अर्थ में किसी समाज की आचार संहिता के विरुद्ध आचरण भ्रष्टाचार है। इस प्रकार भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष या परोक्ष अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए जानबूझकर विशेष रूप से उल्लिखित कर्तव्य जो समाज के अस्तित्व के लिए प्राथमिक शर्त है का उल्लंघन है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर भ्रष्टाचार को समझा जा सकता है। जैसे एम.ए. इलियट ने 1950 में लिखा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ हेतु अपने निर्धारित कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करना भ्रष्टाचार है। इससे स्पष्ट होता है भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य का उल्लंघन करता है। कर्तव्यों का उल्लंघन जानबूझकर किया जाता है। कर्तव्यों का उल्लंघन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अनुचित लाभ के लिए किया जाता है। दूसरी परिभाषा है रॉबर्ट सी ब्रूक ने कहा है, भ्रष्टाचार सदैव कभी किसी स्पष्ट या अस्पष्ट लाभ के लिए कानून एवं समाज के विरोध में किया जाने वाला कार्य है। इस कथन से स्पष्ट है भ्रष्टाचार का अभिप्राय समाज विरोधी व कानून विरोधी कार्य का किया जाना है। यह मूलतः लाभ से संबंधित है। यह लाभ आर्थिक या अन्य भी हो सकता है। भ्रष्टाचार की विशेषताएं। भ्रष्टाचार की विशेषताएं में पहला है अनैतिक व्यवहार का सूचक। भ्रष्टाचार अनैतिक व्यवहार के सूचक होते हैं। दूसरा है जानबूझकर के किया गया व्यवहार। भ्रष्टाचार में व्यक्ति कोई काम जानबूझकर के करता है जो नियम विरुद्ध होता है। उल्लिखित कर्तव्य का उल्लंघन। भ्रष्टाचार किसी लिखित कर्तव्य का उल्लंघन होता है। लाभ की प्राप्ति। भ्रष्टाचार लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि। भ्रष्टाचार के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि करता है, चाहे वो उसके पक्ष में हो या उसके विपक्ष में हो, वो उसको हासिल करना चाहता है। पक्षपात का समावेश। भ्रष्टाचार के द्वारा पक्षपात किया जाता है। योग्य और अयोग्यों में अंतर किया जाता है। भ्रष्टाचार के स्वरूप। भ्रष्टाचार के निम्नलिखित स्वरूप हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए किया गया भ्रष्टाचार उसका वैयक्तिक भ्रष्टाचार होता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार प्रशासन में बैठे लोगों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहलाता है। सामाजिक भ्रष्टाचार समाज में विभेद उत्पन्न करना
समाज में एक व्यक्ति के साथ दूसरा व्यवहार और दूसरे के साथ अन्य व्यवहार करना सामाजिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। व्यापारिक एवं औद्योगिक भ्रष्टाचार। व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में अनुचित साधनों का अपनाया जाना ही व्यापारिक और औद्योगिक भ्रष्टाचार है। जैसे ट्रेडमार्क का दुरुपयोग, नकली वस्तुएं बेचना, सामानों में मिलावट करना, आयकर की चोरी करना इत्यादि। धार्मिक भ्रष्टाचार। धार्मिक जगत भी भ्रष्टाचार से ग्रसित है। मठों के महंत, मंदिरों के पुजारी, तीर्थ स्थलों के पंडित आदि अपने भक्तों का जिस तरह शोषण करते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। शैक्षणिक भ्रष्टाचार। शिक्षा में भ्रष्टाचार। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों या प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलने वाले मार्कों में उलटफेर कर देना शैक्षणिक भ्रष्टाचार है। अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के डिग्री का इस्तेमाल रोजगार को प्राप्त करने में उपयोग करना भी शैक्षणिक भ्रष्टाचार है। न्यायिक भ्रष्टाचार। वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया भ्रष्टाचार से ग्रसित है। न्यायकर्ता, अधिवक्तावादी, प्रतिवादी और साक्षी सबके सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मुकदमे की मंजूरी, मुकदमे की तारीख व न्याय सब कुछ पैसे व पैरवी पर टिकी है। पुलिस तंत्रीय भ्रष्टाचार। पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार का अड्डा है। चोर, डकैत, अपराधी, आतंकवादी, नशावृत्ति और जुआखोरी आदि सभी पुलिस तंत्र की छत्रछाया में जीते हैं। पुलिस इनसे घूस लेती है, पकड़े जाने पर घूस लेकर बचाती है। इससे भ्रष्ट आचरण करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। अब हम भ्रष्टाचार के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? वर्तमान भारत में भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या बनकर उभरी है। मानव जीवन का हर क्षेत्र इससे प्रभावित है। यद्यपि भारत के लिए भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तत्कालीन भ्रष्टाचार का वर्णन किया है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में यह काफ़ी बढ़ा है। भ्रष्टाचार वृद्धि का कोई एक कारण नहीं, बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी हैं। जैसे वैयक्तिक कारण। व्यक्ति का अपना धन लोलुपता, विलासी जीवन, अनैतिकता इत्यादि वैयक्तिक कारण बनता है भ्रष्टाचार के लिए। सामाजिक कारण। समाज में सामाजिक नियंत्रण का अभाव होना और समाज के मान्य नियमों, मान्यताओं और मूल्यों का ह्रास सामाजिक भ्रष्टाचार का कारण है। आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में अल्प वेतन, महंगाई, काला बाजारी एवं पूंजी संग्रह की प्रवृत्ति व्यक्ति को आर्थिक भ्रष्टाचार करने के लिए विवश करती है। राजनीतिक कारण। राजनीति का भ्रष्टाचार से गहरा संबंध है। राजनीतिक कारणों में विषाक्ततापूर्ण राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक दलबंदी व चुनाव, राजनीतिक अस्थिरता और राजनीति का अपराधीकरण महत्वपूर्ण है। राजनीति में बने रहने के लिए सत्ता की लोलुपता के कारण व्यक्ति राजनीतिक रूप से भ्रष्ट हो जाता है। प्रशासनिक कारण। प्रशासन एक ऐसा तंत्र है जिसके बल से नीचे से ऊपर, ग्राम स्तर से मंत्रालय तक के सारे क्रियाकलाप संचालित व कार्यान्वित होते हैं। लेकिन गौर से देखा जाए तो एक ओर प्रशासन की घूसखोरी से मधुर संबंध रहता है, दूसरी ओर प्रशासन की ढुलमुल नीति के कारण भ्रष्ट कर्मचारियों को स्वयं ही संरक्षण प्राप्त हो जाता है।
मिले हुए कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वैधानिक कारण, वर्तमान न्याय तंत्र ऐसा है जिससे भ्रष्टाचार को बल मिलता है। कानून की अस्पष्ट, अनिश्चित तथा संदिग्ध धाराएं समाज में भ्रष्ट आचरण करने वाले व्यक्तियों की मदद करती है। यही कारण है कि बलात्कार, हत्या व अपहरण जैसे कृत्य करने वाले व्यक्ति भी कानून के गिरफ्त से बच कर निकल जाते हैं। साथ ही दंड व्यवस्था की सरलता भी भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। तो इस प्रकार आज हमने लिंग, विभेद और भ्रष्टाचार 3 विषयों पर चर्चा की है। इसके लिए आपको गृह कार्य दिए जाते हैं। लिंग, भेदभाव एवं भ्रष्टाचार पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। धन्यवाद।